हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लेकर आ चुके हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 4 है जिसका नाम है गैसियस स्टेट, उसी के ही एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। और यह लेक्चर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर है। इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि पीबी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एंड्रयू द्वारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वह किस प्रकार हुआ था। इसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में समझा था कि हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल फिनोमिना क्या है, क्रिटिकल आइसोथर्म क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था। अब इसी चीज़ों को हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना है और बात करनी है कि जो हमारे पास क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर के फार्मूला को हमें बनाना है, जिससे हम यह बता सकें कि बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए ही हम ये पता कर सकें कि किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन किस प्रेशर, किस टेम्परेचर और किस वॉल्यूम पर होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हरे बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों लोग, अब हम अपने इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। शानदार से लेक्चर को जानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा जैसे जैसे मैं चीज़ों को लिखवाता चलूँगा, या फिर जब मैं कहूँ आप सभी से स्क्रीनशॉट लेने के लिए तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सभी को इन लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम हर क्लासेस के नोट्स को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगला हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, यहां पर यस रहेगा क्योंकि हमारे पास जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं वो एक नहीं होते बल्कि कई प्रकार के होते हैं। कहने का क्या मतलब है, हमने बात किया था क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर अभी इसको मत नोट डाउन करना, नहीं तो शुरू कर दोगे। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसे हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर को हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम को हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं के बारे में हम सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में यह बात किए थे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर, किसी भी गैस का एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर हम कितना भी प्रेशर लगाते रहें हमारा गैस का लिक्विफिकेशन ना हो, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, ध्यान से सुनना, अब वाह वाह मत करने लगना, ध्यान से सुनो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर हम कितना भी प्रेशर लगाते रहें उन गैस के मॉलिक्यूल्स पर, वह गैस के मॉलिक्यूल लिक्विफिकेशन ना शुरू करें, लिक्विड स्टेट में ना बदलना शुरू हो जाएं, तब हम इस टेम्परेचर को कहेंगे कि यह हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर वह प्रेशर जिसके द्वारा हमारा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गए हैं, उस प्रेशर को हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस के 1 मोल द्वारा जितना वॉल्यूम रखा जाता है उसी वॉल्यूम को ही हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये सभी जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम होते हैं, ये सभी के सभी क्रिटिकल पॉइंट पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम जे से डिनोट किए थे, कर्व में आप सभी को याद ही होगा।
तो अब यहां पर हमें इसी को आगे बढ़ाना है और हमें हर एक गैस के लिए इनके लिए एक फार्मूला कैलकुलेट करना है, जिससे हम सभी गैसेस के लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ना पड़े। क्या है कि हमें हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हमारे पास एक फार्मूला रहे और इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज को रख दें और उस वैल्यूज के द्वारा हम यह पता कर सकें कि हमारा यह जो गैस है उसका कितना क्रिटिकल टेम्परेचर है, कितना क्रिटिकल प्रेशर है, कितना क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। इन सभी चीज़ों का हम कैलकुलेशन इन फार्मूलों की सहायता से करने वाले हैं। तो इन्हीं के लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और आप सभी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं कि वान डेर वाल इक्वेशन की सहायता से क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला बताइए या क्रिटिकल कांस्टेंट्स का एक्सप्रेशन बताइए, ये आपसे बोला जाता है। तो हमें कहां से शुरुआत करना है? वान डेर वाल इक्वेशन से शुरुआत करना है। वान डेर वाल इक्वेशन मैंने आप सभी को पढ़ाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो चलिए वहां से ही हम शुरुआत करते हैं। देखो, फॉर 1 मोल गैस, ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, अभी मेरे पास मल्टी कलर चॉक्स खत्म हो चुके हैं, मैंने पापा से बोल दिया तो वो खैर शाम तक लेकर आएंगे, लेकिन अभी लेक्चर हम शूट कर रहे हैं तो हो सकता है, हो क्या सकता है, कंफर्म ये कि हम एक ही कलर के चॉक का उपयोग करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ करना की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल गैस के लिए जो वान डेर में V जो होता है वह स्मॉल होता है। इसके पीछे का भी लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो केमिस्ट्री का टर्म नहीं है। और वान डेर वाल्स में जो W होता है वह कैपिटल होता है। वान डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, हम क्या लेते हैं? 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन लेते हैं। तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या कहता है? P + A/V² इंटू V - B = RT होता है 1 मोल गैस के लिए। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की सहायता से हमें क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? एक एक करके सभी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहां पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। P का जब हम V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा PV। और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो यह पूरा लेक्चर है, यह पूरा लेक्चर ही हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर है। तो इसमें अगर बायो वाले बच्चे हैं जो कि रहेंगे ही, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। और यह एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो हर एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा आपके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम P का V से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV हो जाएगा, और P का जब हम -B से मल्टीप्लाई करेंगे तो PB हो जाएगा। अब जब हम A/V² का V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और AV, लेकिन यहाँ पर V² है तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास AV, ठीक है। और इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? AB/V² = RT, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी चीजें समझ में आई। देख लेते हैं हम पीछे थोड़ा होकर कि मैंने सही लिखा है ना। हाँ, V से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें PV मिला, और जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हुआ तो इतना मिला, और ऐसे करते हुए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर गलती करने के चांसेस मेरे थोड़े कम हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे होकर भी देखता रहूँगा। देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें RT को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा PB - PB और प्लस A/V - AB/V² - RT हमारे पास हो गया = 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि V² हमारा यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है। तो V² हम खत्म करने के लिए सभी टर्म में V² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है, ओहो कितने ही मैं लिख दूंगा, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई
वी स्क्वायर, हम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी वी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक बी ऑलरेडी है और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पी और बी रहेगा ही और वी स्क्वायर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, हर टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लस यहाँ पर जो हम करेंगे तो यहाँ पर एक v नीचे है तो यहाँ पर केवल ए वी ही बचेगा और यहाँ पर माइनस ए बी केवल बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर आर टी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे एक चीज मैंने बताना भूल गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास जो P होता है वह प्रेशर होता है, V जो होता है वह वॉल्यूम होता है, R जो होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, T जो होता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और यहाँ पर V वॉल्यूम ही है। A और B जो हमारे पास होते हैं इन्हें हम वान डेर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं। V जो है हमारे पास यह वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है जिसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह रहे थे और A भी हमारे पास प्रेशर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम है और प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे बेसिक लेवल की चीजें हैं, फिलहाल हम यहां पर बात करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि P भी यहां से हट जाए, ये जो P है वो हटाना चाहते हैं, तो P को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में डिवाइड कर देते हैं P से। तो डिवाइडिंग बाई P, हम P से यानी कि प्रेशर से हम सभी टर्म को डिवाइड करने वाले हैं। तो जब हम P से डिवाइड करेंगे तो ये P से P कैंसल आउट होकर यहाँ पर बचेगा V क्यूब और यहाँ पर हमारे पास बचेगा P से P कैंसल हो जाएगा V स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा A बाई P और यहाँ पर हमारे पास AV डिवाइडेड बाई P हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा V स्क्वायर आर टी अपॉन में P इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां पर भी V स्क्वायर है, यहां पर भी V स्क्वायर है, इन दोनों को हम कॉमन लेते हुए एक टर्म बना लेते हैं OR और यहां पर हो जाएगा V क्यूब और यहां से जब हम V स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो माइनस भी कॉमन हमने कर दिया और यहां पर तो हमारे पास मिलेगा B और ये हो जाएगा प्लस आर टी बाई P और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई V स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, हमने बस जनरल सा कॉमन लिया है। अब ये बायो वाले बच्चे परेशान मत होने लग जाना, मैं बताता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर को कॉमन हमने ले लिया तो माइनस को बाहर निकाला तो इस वजह से ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा और यहाँ पर V स्क्वायर हमने दोनों टर्म से कॉमन लिया है इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलता है, माइनस, अभी अपने पास यहाँ पर V एक और है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A बाई P और यहाँ पर V और यहाँ पर माइनस AB बाई P हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसे मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ, इसे चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहीं और नहीं ना बनाया मैंने, नहीं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बायो वाले बच्चों, हो सकता है आपको ना पता चले लेकिन मैं समझाऊंगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चों ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, यहां पर देखो हमारे पास V जो है यह एक वेरिएबल है, V जो है वह एक वेरिएबल है। आइसोथर्म वाले ग्राफ में देखो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो वेरिएबल्स बताए गए हैं और जो हमारे पास टेम्परेचर है उसे मैंने कहा था कि कांस्टेंट है, तो यानी कि वह वेरिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हमारा वॉल्यूम जो है वह वेरिएबल है और ये देखो यह एक इक्वेशन बना हुआ है जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यह इक्वेशन बना हुआ है, ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को, चलो मैं समझा देता हूं, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन का से कंपेयर कर दिया जाए, A नॉट या A1 चलो मान लेता हूं, A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 एक्स क्यूब में है ना हमारे पास, तो यहां पर मैं क्यूब कर देता हूं, A2 एक्स प्लस A3 यहां पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस A4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर दिख रहे होंगे आप सभी को, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर v वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास A1, A2, A3, A4 का वैल्यू जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो कंपेयर हमने किया तो यह हमारे पास जो इक्वेशन दिख रहा है यह एक क्यूबिक इक्वेशन बना हुआ है।
कौन सा इक्वेशन बना है? एक क्यूबिक इक्वेशन बना हुआ है। और जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं बायो वाले बच्चों, ध्यान से सुनना, जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उनके 3 रूट्स पाए जाते हैं। जब हमारे वेरिएबल के पावर 3 लिखा गया है यानी कि इसके 3 रूट पाए जाएंगे। और वो 3 रूट कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी एक लाइन लिखूंगा, उसे बस याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलो मैं उस लाइन को पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको आगे समझाता हूं। बच्चों लोग इतनी बातें क्लियर हो चुकी। यहां पर हमने क्या बोला है कि हमारा जो वेरिएबल है वो v है और यह एक इक्वेशन जो है वह क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 3 रूट्स होते हैं। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। अगर आप बायो वाले बच्चे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यह एक लाइन बस याद करना पड़ेगा। वैसे भी मैं इतनी बार बोल रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमारे पास यह एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। अगर यहां पर यह द्विघात समीकरण होता यानी कि v के पावर 2 होता तो वहां पर हमारे पास 2 रूट्स मिलते। अगर 4 होता तो 4 रूट्स मिलते, 5 होता तो 5 रूट्स मिलते। यानी कि जितना पावर होगा उतने रूट्स उस इक्वेशन से हमें मिलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो यहां पर देखो हमने क्या किया, दिस इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट को माना और हमने कहा इज क्यूबिक, या हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि क्यूबिक इक्वेशन है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। सो इट हैज 3 रूट्स, इसलिए इसके पास 3 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। कौन कौन से? सच दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रूट्स है x, दूसरा रूट है y और तीसरा रूट है हमारे पास z। हमने 3 रूट सपोज कर लिए। ठीक है, और यहां पर एक करेक्शन करना है, यहां पर आएगा प्लस क्योंकि यहां पर है प्लस। ठीक है, नहीं तो अभी पूरा काम गड़बड़ हो गया होता, यहां पर प्लस रहेगा। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर मैं लिख दूं, चलो यहां पर मैं लिखता हूं, अगला हमारा काम यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। देन इसके बाद हम कह सकते हैं जब किसी भी इक्वेशन के हम रूट्स को सपोज कर लिए हैं, यानी कि यह जो हमारे पास इक्वेशन है उसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, v माइनस एक्स, v माइनस वाई और हमारे पास v माइनस जेड होता है। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो v है वह कैपिटल V बनाना और x y z जो है वो थोड़ा स्मॉल साइज में बनाना है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। अब ये बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है कि सर जी ऐसे कैसे लिख दिए, तो ये मैथमेटिक्स है बच्चों लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, जब हम किसी इक्वेशन के 3 रूट्स को प्राप्त कर लेते हैं तो उस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक x y z को अगर हम एक एक करके इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाते हैं। और जब ये 0 0 0 होंगे तो 0 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 0 करेंगे तो वो 0 ही होता है। आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उसे समझ लो। ठीक है, पकड़ने की कोशिश करो, चीज़ें आसान हुई होती है। मैथमेटिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ आसान है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास x, y और z जो है इसको भी कैलकुलेट करके लाया गया था। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट रख रहा हूं तो ये इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है। जब एंड्रयू ने एक्सपेरिमेंट अपना कर लिया था तो थॉमसन ने भी उस एक्सपेरिमेंट को किया था और उन्होंने थोड़े से नए चीज़ों पर बात किया था, जो हमने कर्व के रूप में ऐसे ऐसे प्रेशर को डिनोट किया था ना, जब हमारे पास लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो चुका था। तो आप लोग कर्व को ध्यान से देख लीजिएगा, उस कर्व को जो ऐसे करके हम प्रेशर को डिनोट कर रहे थे, उस कर्व में ABCD वाले कर्व में ध्यान से देखो, कॉपी में बनाए होंगे, तो वो जो कर्व है उसे एक्चुअली थॉमसन ने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जो एक वर्टिकल लाइन, एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा था हमने B से C, वो एक्चुअली एंड्रयू ने बताया था। ठीक है, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। ये सभी चीजें छोड़ दो, हमें काम की नहीं है, बात करते हैं यहाँ पर। अब जो ये x, y और z जो हैं वो भी वॉल्यूम के रूट्स हैं। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट को उठा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एट क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या? क्रिटिकल पॉइंट मतलब जे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर जो वैल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वैल्यूम कहेंगे, जो प्रेशर होगा उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। जो चीज़ें जैसी हैं उसी के सामने बस हमें क्रिटिकल जोड़ना है, क्योंकि वह एक खास प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है वह पॉइंट, और इसलिए उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट पर यह होता है कि हमारे पास जो एक्स वाई जेड का वैल्यू होता है, चूंकि ये वैल्यूम है तो ये सभी के सभी वैल्यूम बराबर हो जाते हैं, और ये बराबर होने के साथ ये क्रिटिकल वैल्यूम के बराबर हो जाते हैं। किसके बराबर हो जाते हैं? क्रिटिकल वैल्यूम के बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि अब हम लिख सकते हैं देन इस सिचुएशन में अगर एक्स वाई जेड जो है वह वी सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं v माइनस वी सी, ठीक है। और ये कैपिटल बी है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल बी नहीं है। v माइनस वी सी, v माइनस वी सी, और यहाँ पर हमारे पास v माइनस वी सी हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे कहें यहाँ पर हम लिख सकते हैं v माइनस वी सी का क्यूब हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स हो चुका है तो v माइनस वी सी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला काम हमारा ये है कि हम क्यूबिक इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब हम क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं v का क्यूब माइनस वी सी का क्यूब, और माइनस हमारे पास 3v और मल्टीप्लाई बाई v माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है बच्चों, आप सभी को बहुत ही बेसिक लेवल कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है आई थिंक, तो हमने ये लिख दिया। अब इसमें हमारे पास इसका भी एक्सपेंशन हम कर देते हैं, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन। तो नॉर्मल से जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी, v माइनस वी क्यूब माइनस वी सी का क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 3, और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v स्क्वायर वी सी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3v सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। बातें क्लियर हुई? सब कुछ समझ में आया? तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दो। इसे हमने एक इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दिया अपनी तरफ से। ओके, गॉट इट? आगे बढ़े? चलो बढ़ते हैं तब। अब देखो, हमने एक इक्वेशन नंबर 1 बनाया, एक इक्वेशन नंबर 2 बनाया। हमारा जो इक्वेशन 2 है यह क्रिटिकल पॉइंट पर है। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है यह क्या क्रिटिकल पॉइंट पर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूम है, जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो सभी के सभी नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वैल्यूम पर रखे गए हैं। लेकिन अगर हम क्रिटिकल वैल्यूम पर बात करें तो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इस पर अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना मुश्किल थोड़ा लग रहा है, चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एट, यहाँ पर लिखो एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एट क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास v होता है, ध्यान से सुनना, एट क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास v होता है वह vc में चेंज हो जाता है, जो हमारे पास p होता है वह pc में चेंज हो जाता है, जो हमारे पास t होता है वह tc में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ लिख लेना, तब हम इस इक्वेशन में रखेंगे। और ये दोनों इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिए, याद नहीं करना है आप लोगों को, अभी कॉपी में अपने लिख लेना है। जब आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहेगा तब वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके जाना रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतनी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो हम इन चीज़ों को इरेज करेंगे क्योंकि बोर्ड तो ख़त्म हो गया, हमें दूसरे बोर्ड की। तो स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे। तो अब एक चीज़ थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना है, एक्चुअली गलत नहीं है, बस हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनमें वैल्यूज़ को रखने वाले हैं। तो लेकिन हम इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन की तरह हम बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसे इरेज करता हूँ अभी के लिए केवल इरेज करता हूँ। अभी इसे फिर से हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। अगर आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे तो आपके कॉपी में एक लाइन ज़रूर नीचे बचा होगा, इसी के नीचे ही लिखना है। आप क्या करिएगा,
यहाँ पर हमारे पास v क्यूब लिखा था और यहाँ पर भी v क्यूब, यहाँ पर ये सभी चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर v क्यूब कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से अरेंज कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई है और vc को पहले लिख देते हैं और v स्क्वायर को लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं प्लस 3vc का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई v, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -vc का क्यूब इज इक्वल टू 0, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, हम चाहते हैं अभी कंपेयर करेंगे। जैसे v क्यूब हमने प्राप्त कर लिया, v स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया, v हमने प्राप्त कर लिया और हमारे पास कांस्टेंट टर्म अलग से हमने लिख दिया। ठीक है, इसके पीछे का बस सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए हमें या तो अलग से लिखना पड़ता या तो यही लिख लिए, तो यहीं पर लिख लेंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम बात करने वाले हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एट क्रिटिकल प्रेशर। हम क्रिटिकल वैल्यूम को नहीं उठा रहे हैं, केवल क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बदल गया TC में, क्योंकि हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को उठा लिया। जो हमारे पास प्रेशर है उसे हमने बदल दिया क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि PC हो गया। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूम जो हमने लिखा था वो काट दीजिए, क्योंकि हम क्रिटिकल वैल्यूम पर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पर हमारे पास v क्यूब है, v क्यूब रहने दीजिए, माइनस यहाँ पर b लिखा हुआ है, रहने दीजिए क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किया नहीं जा सकता, प्लस r हमारे पास है गैस कांस्टेंट, कुछ किया नहीं जा सकता। जो t है उसके जहाँ पर हमें TC लिख देना है, और जो हमारे पास p है वहाँ पर हमें PC लिख देना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, प्लस हमारे पास a और अपॉन में p के जहाँ पर हमें रखना है PC, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटू b, माइनस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा AB अपॉन में p की जहाँ पर हमें रख देना है PC इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। देखो हम क्या करते हैं, अब अगला स्टेप ध्यान से देखना, मेरे शब्दों पर गौर फरमाना। देखो यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड को और इस इक्वेशन को कंपेयर करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं कि यह हमारे पास एक इक्वेशन नंबर है। चलो मैं थर्ड दे देता हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी v क्यूब लिखा गया है, यहाँ पर भी v क्यूब लिखा गया है, बात खत्म। यहाँ पर देखो v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3vc लिखा गया है, यहाँ पर देखो v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b प्लस RTC बाई PC लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखो तो 3vc जो है वह किसके बराबर है, b प्लस RTC अपॉन में PC के बराबर है। ठीक है, बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास v जो है वह v से मल्टीप्लाई है, प्लस है हमारे पास। यहाँ पर देखो 3vc स्क्वायर जो है वह a अपॉन में PC के बराबर है, तो मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन में PC। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास कॉमा माइनस से मल्टीप्लाई है, vc का क्यूब जो है वह बराबर है ab अपॉन में PC के। ठीक है, PC के बराबर है। ये जो हमारे पास c लिखा गया है ये सफिक्स में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब यहीं से ही हमें vc का वैल्यू कैलकुलेट करना है, PC का वैल्यू कैलकुलेट करना है और TC का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर है 4,
ठीक है, आप लोग लाइन से लिखे होंगे तो इसे इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 5 बना लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 6 बना लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6 अब हम इक्वेशन 5 और 6 को उठाने वाले हैं। क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मल सा बहुत तरीका है, बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 प्रकार से इन इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, बात खत्म करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखो VC को हमें कैलकुलेट करना है पहले तो अगर हमें VC को कैलकुलेट करना है तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि TC और PC 2 टर्म है और ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों का उपयोग करेंगे क्योंकि PC से PC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3VC² डिवाइडेड बाई हमारे पास है VC का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास A डिवाइडेड बाई PC और यहाँ पर हमारे पास है AB डिवाइडेड बाई PC। ठीक है, तो A से A कैंसल आउट हो जाएगा, PC से PC कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये देखो VC² जो है वह VC क्यूब के एक केवल VC बचेगा और सभी कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास 3/VC मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमारे पास 1/B मिलेगा, यही तो मिलेगा और सभी तो कैंसल आउट हो चुके हैं। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट VC को इधर भेज देते हैं, 3B इधर कर देते हैं, तो हमारे पास VC जो है वह 3B के बराबर मिल गया। यानी कि हमने क्रिटिकल वैल्यूम का एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर लिया है वान डर वाल इक्वेशन की सहायता से। हमने क्या किया, वान डर वाल इक्वेशन की सहायता से क्रिटिकल वैल्यूम का हमने एक्सप्रेशन को प्राप्त कर लिया। तो अभी फिलहाल हमने एक काम किया है, अभी हमारा और काम बचे हुए हैं। ठीक है, अब उन कामों पर गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने VC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, PC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें रख देते हैं, चलो इसी में रख देते हैं, या तो उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, 5वें में उपयोग कर लेते हैं। पुटिंग VC इज इक्वल टू 3B इन 5, इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 में जब हम पुट करेंगे VC का वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई है, VC का वैल्यू 3B है और इसके स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर दिया हमने और A/PC हो गया। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 27 हो जाएगा और यहाँ पर B² मिलेगा और इज इक्वल टू A/PC मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, हमारे पास PC को इधर भेज देते हैं और 27B² को नीचे कर देते हैं। तो PC इज इक्वल टू A/27B²। ये हमने PC का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, क्रिटिकल प्रेशर का हमारे पास एक्सप्रेशन मिल चुका है। ठीक है, अब अगले टर्म पर हम बात करते हैं। हमने क्रिटिकल वैल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा इसमें। तो क्या करते हैं, VC और PC का वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो फ्रॉम 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 4 का उपयोग करने वाले हैं VC के जहाँ पर हमें 3B रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3B इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है B प्लस यहाँ पर हमारे पास है R और TC का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करना है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर PC का वैल्यू, ध्यान दो यहाँ पर लिखा गया है A/27V। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करो। यहाँ पर हमारे पास जो यह 3 और 3 है वो मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास बना लेंगे 9 और यहाँ पर B है तो B 9B मिलेगा और यहाँ पर एक B और दिया गया है तो इसको जब हम इधर भेजेंगे तो यह बन जाएगा 8B, क्योंकि एक
हमारे पास b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यह बन जाएगा 8b। ठीक है, एक और चीज ध्यान से देखो, यहां पर हमने लिखा था 27b स्क्वायर, यहां पर मैंने गलती से 27b लिखा हुआ है, तो यहां पर कर दीजिए 27b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, मध्य गुणे मध्य और बाह गुणे बाह अगर हम करेंगे इधर, तो 27b स्क्वायर जो हमारे पास है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर RTC मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड बाई a मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक b को एक b से कैंसिल आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं o और यहाँ पर हमें a को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8a इज इक्वल टू 27b/TC। अब हमें TC के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो TC इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8a अपॉन में 27b/r हमें मिलेगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हमने क्या किया, हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन प्राप्त किया है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास वांडर वाल कांस्टेंट्स का वैल्यू दे दिया जाए, यानी कि a का वैल्यू, b का वैल्यू, चाहे वह इस फॉर्मेट में हो चाहे इस फॉर्मेट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वांडर वाल कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता हो और गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो 8.314 होता ही है, तो अगर इतने वैल्यूज हमें पता हो किसी भी गैस के बारे में, तो आप उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप केवल इन वैल्यूज़ को देखकर, इन वैल्यूज़ को रखते हुए, इन इक्वेशन के द्वारा हम इनके सभी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा जो गैस है वह लिक्विफिकेशन स्टार्ट करेगा, किस टेम्परेचर पर हमारा गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट करेगा, किस प्रेशर पर हमारा गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट करेगा और किस वॉल्यूम पर हमारा गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप सभी के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप सभी लोग इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनका कैलकुलेशन थोड़ा सही से करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो समाप्त करें इस लेक्चर को। मज़ा आया? ठीक है, तो अच्छा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है आप सभी को लेक्चर। आप जब कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।